होल्डर होने के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है। तो ऑप्शन विल बी सी इज द करेक्ट आंसर फॉर कंसीडरेशन। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू डीसी लाइन एंड वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। तो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब बस केवल 2 चैप्टर बचते हैं अपने एनआई और इंट्रोडक्शन टू लॉ। तो आज का अपना टारगेट है एनआई का कि आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसको कंप्लीट करेंगे। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि लगभग हर प्रोविजन से हम क्वेश्चन उठाएं, और ताकि एक बार प्रोविजन भी रिकॉल हो जाए और हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय। तो बेटा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए इंडिया में कौन सा एक्ट है, वो किससे गवर्न होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट। बहुत आसान है, ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन विल बी सी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है बच्चा, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट विच इज। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेटा क्या होता है? विच इज ट्रांसफरेबल ओनली बाय डिलीवरी, ट्रांसफरेबल ओनली बाय इंडोर्समेंट, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट, नॉन ट्रांसफरेबल। तो देखो, डिलीवरी से भी ट्रांसफर होता है और इंडोर्समेंट से भी ट्रांसफर होता है, जिस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। अगर ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट है, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, तो जिस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उस तरह से ट्रांसफर होगा। तो यहां पर चूंकि ओनली लिखा हुआ है, तो इस वजह से बेटा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन विल बी सी, यानी कि ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट। डिलीवरी से भी हो सकता है और इंडोर्समेंट से भी हो सकता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, तो हम लोगों ने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं? हम लोगों ने प्रॉमिसरी नोट पढ़ा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, चेक पड़ी हुई है। इसके अलावा देखते हैं और कौन सा है। प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, इसका रीजन क्या है? शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस वजह से नहीं होता है क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर नहीं हो सकता है। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर को ट्रांसफर करने का अपना एक प्रोसीजर होता है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। तो उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन विल बी डी। क्यों? क्योंकि यहां पर नॉट पूछा गया है कि कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ऑप्शन विल बी डी। आगे देखते हैं। द एसेंशियल फीचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज। तो बेटा एसेंशियल फीचर क्या है? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, निगोशिएबिलिटी होनी चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए। इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा, इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, उसमें तो स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, उसमें तो स्टैम्प भी लगते हैं, लेकिन चेक में अब स्टैम्प नहीं लगते हैं। ठीक है, तो चेक नहीं होगा क्योंकि यहां पर सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। हाँ, लेकिन इन दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, नेगोशिएबिलिटी और राइटिंग, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में भी होने चाहिए और नेगोशिएबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन बेस्ट आंसर बेटा, मैंने आपको कई बार बताया है कि 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन हमें वन ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कर रहे हैं, किसी ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एसेंशियल फीचर हमेशा और हमेशा नेगोशिएबिलिटी होगा बेटा, है ना। तो इस वजह से कंफ्यूज ना होना, ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अ प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो बेटा याद रखो, सीक्वेंस से याद रखो। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन है सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज का है सेक्शन 5 और चेक का है सेक्शन 6, क्योंकि यही 3 है। तो इन 3 के सेक्शन आपको याद रखने हैं। तो यहां पर किसका पूछा गया है? प्रॉमिसरी नोट का पूछा गया है। तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन 4।
तो ऑप्शन विल बी ए। डन है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अ प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स अ कंडीशनल प्रॉमिस टू पे, ओके, एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, एन ऑर्डर टू पे, अ रिक्वेस्ट टू पे। तो बेटा प्रॉमिसरी नोट में एक प्रॉमिस होता है। किस चीज का प्रॉमिस होता है? पेमेंट का प्रॉमिस होता है, वो भी अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन। तो यहां पर ऑप्शन क्या होना चाहिए? प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स, ऑप्शन विल बी बी, एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। कोई भी कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट इज द पर्सन हु रिसीव्स मनी, मेक्स द प्रॉमिस टू पे, एक्सेप्ट द नोट, इंडोर्स द नोट। तो बेटा जो प्रोमिसरी नोट का मेकर होता है वो कौन होता है? जो प्रॉमिस करता है। किस चीज का प्रॉमिस करता है? पेमेंट करने की। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। जो सेलर होता है, जो सेलर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है और बायर उसको एक्सेप्ट करता है। प्रोमिसरी नोट बायर ड्रॉ करता है और वो सेलर को देता है, क्योंकि बायर को पेमेंट देनी होती है ना, तो बायर सेलर को प्रॉमिस करता है। तो यहां पर जो प्रोमिसरी नोट का मेकर होगा वो प्रॉमिस करेगा किस चीज को? पेमेंट को करने का। तो ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब प्रोमिसरी नोट मस्ट बी, तो प्रोमिसरी नोट बेटा ओरल होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, या नोटराइज्ड होना चाहिए। तो प्रोमिसरी नोट हमेशा और हमेशा राइटिंग में होगा बेटा। प्रोमिसरी नोट हमेशा और हमेशा राइटिंग में होगा, ओरल कभी भी नहीं हो सकता है ना, तो ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, देखते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई। प्रोमिसरी नोट का सेक्शन क्या है? प्रोमिसरी नोट का सेक्शन है 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, चेक है सेक्शन 6। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन पूछ रहा है यहां पर, तो इसका भी ऑप्शन होगा सेक्शन 5, ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स, तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक प्रॉमिस टू पे है, रिक्वेस्ट टू पे है, ऑर्डर टू पे है, या कंडीशनल ऑर्डर है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर ड्रॉ करता है, जिसमें सेलर बायर को ऑर्डर करता है। किस चीज को ऑर्डर करता है? पेमेंट को ऑर्डर करता है। तो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज है बेटा ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे, ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द पर्सन हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रॉर। तो ऑप्शन विल बी सी। और जिस पर्सन के नाम पर दिया जाता है उसको बोला जाता है ड्रॉई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द पर्सन ऑन whom अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इज कॉल्ड द, तो सेम वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था। जिसके नाम पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है उसको ड्रॉर बोलते हैं, पेई बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, या ड्रॉई बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया उसको बोला जाएगा ड्रॉई, ऑप्शन विल बी डी, है ना। आगे देखते हैं। अ चेक इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, चेक का सेक्शन आ गया। चेक का सेक्शन मैंने अभी आपको बताया, चेक का सेक्शन है 6, 4, 5, 6, आपको सीक्वेंस से याद रखना है। तो ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन, तो बेटा इंडिविजुअल के नाम पे ड्रॉ किया जाता है, कंपनी के नाम पे ड्रॉ किया जाता है, बैंकर के नाम पे ड्रॉ किया जाता है, या गवर्नमेंट के नाम पे ड्रॉ किया जाता है। सबको पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है। चेक हमेशा ड्रॉ किया जाता है बैंकर के नाम से, यानी ऑप्शन विल बी सी, है ना।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अ चेक इज पेबल, तो चेक पेबल होती है बेटा ऑन डिमांड, आफ्टर एक्सेप्टेंस, आफ्टर नोटिस या ऑन मैच्योरिटी। तो बेटा चेक हमेशा ऑन डिमांड होगी, चेक हमेशा ऑन डिमांड होगी, इस चीज को याद रखिएगा। तो ऑप्शन विल बी ए, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ चेक डज नॉट रिक्वायर, तो बेटा चेक में क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है। राइटिंग में होना जरूरी होता है, सिग्नेचर होना जरूरी होता है, ड्रॉर होना जरूरी होता है, एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। एक्सेप्टेंस, चेक में एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। चेक को एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज माना तो जाता है, लेकिन चेक में कभी भी एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहां पर डज नॉट रिक्वायर पूछ रहा है, डज नॉट रिक्वायर पूछ रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन विल बी सी, एक्सेप्टेंस। आगे देखते हैं। द पर्सन एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट, ठीक है, द पर्सन टू एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द, तो देखते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो जिसको पेमेंट मिलनी होती है उसको क्या बोलते हैं? मेकर, ड्रॉर, होल्डर या ड्रॉई। तो बेटा बेस्ट ऑप्शन है यहां पर होल्डर। जो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है, उसी को ही पेमेंट मिलेगी, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन विल बी सी, होल्डर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द पर्सन हु इंडोर्सेस अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, तो बेटा जो इंडोर्स कर रहा है, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स कर रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा इंडोर्सर। उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? इंडोर्सर। तो इंडोर्सी, होल्डर, इंडोर्सर पे ही, तो ऑप्शन विल बी बी, इंडोर्सर। आसान है बेटा, एक एक लाइन के क्वेश्चन इससे आएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट मैटर नहीं है आपके में। तो मेन मेन इसके की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, है ना? मेन मेन जो इसके की पॉइंट्स हैं उसको आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ ड्रॉई बिकम्स एन एक्सेप्टर, ठीक है, व्हेन ही, तो बेटा जो ड्रॉई है, ड्रॉई का मतलब जिसके नाम पर बिल ड्रॉ किया गया है, तो वो कब एक्सेप्टर बन जाएगा? वो कब एक्सेप्टर बन जाएगा? जब वो बिल को रिसीव करेगा, जब वो बिल को साइन करेगा, जब वो पेमेंट करेगा, या जब वो बिल को इंडोर्स करेगा। तो बेटा रिसीव, केवल रिसीव कर लेने से ही, केवल रिसीव कर लेने से ही वो एक्सेप्टर नहीं बन जाता है। एक्सेप्टेंस के लिए सिग्नेचर होने जरूरी है। तो बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो सकता है, रिसीव द बिल और साइंस द बिल। तो लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन होगा आपका बी, साइंस द बिल। जब वो बिल में साइन कर देगा, जब वो बिल में साइन कर देगा, तभी तो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन होगा बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। A holder is a person who in possession and entitled to receive payment, ठीक है, ओनली इन पोजेशन, ये बेटा इसी का ही पार्ट है, बी का ही पार्ट है। ओनली इन पोजेशन, सी ओनली एंटाइटल्ड टू पेमेंट, डी अ विटनेस टू द इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा होल्डर का मतलब क्या होता है? जिसके पास पोजेशन है। होल्डर का मतलब क्या होता है? जो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है और जिसके पास में पेमेंट को लेने का राइट है, जो एंटाइटल्ड है पेमेंट को लेने के लिए। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए, जिसके पास पोजीशन भी है और एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट भी है ना। तो ऑप्शन विल बी ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, सॉरी बेटा मिस प्रिंटिंग है ना। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट, तो बेटा होल्डर इन ड्यू कोर्स must acquire the instrument after maturity, without consideration, for consideration, after dishonor। तो बेटा एक ये बहुत बड़ा फर्क होता है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में। होल्डर होने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। तो ऑप्शन विल बी सी, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर कंसिडरेशन, है
ना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निगोशिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट सो एज टू मेक ट्रांसफरी। तो बेटा जो निगोशिएशन होता है, निगोशिएशन का पर्पस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट सो एज टू मेक ट्रांसफरी द इंडोर्सर, मेकर, होल्डर और ड्रॉई। तो बेटा निगोशिएशन का मतलब क्या होता है, जब हम इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफरी को देंगे, अगर मेरे पास में कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसको निगोशिएट कर रहा हूं यानी कि ट्रांसफर कर रहा हूं आपको, तो आप क्या बन जाओगे, आप इंडोर्सर कहलाओगे, मेकर कहलाओगे, होल्डर कहलाओगे या ड्रॉई कहलाओगे। तो बेटा जो ट्रांसफरी होगा, जो ट्रांसफरी होगा वो क्या बन जाएगा, होल्डर, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करेगा ना। तो ऑप्शन विल बी सी, है ना। आगे देखते हैं। अब बियरर इंस्ट्रूमेंट इज निगोशिएटेड बाय, तो बेटा जो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक रील भी बनाई थी। अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में, तो यहां पर मैंने आपके लिए एक रील भी बनाई थी। तो जो बियरर इंस्ट्रूमेंट इज निगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट ओनली, डिलीवरी ओनली, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों चीजें जरूरी होती है या केवल रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो केवल और केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाता है। तो ऑप्शन विल बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज निगोशिएटेड बाय। अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होगा, डिलीवरी से होगा, इंडोर्समेंट से होगा, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी या रजिस्ट्रेशन। तो बेटा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। अगर केवल इंडोर्समेंट है और डिलीवरी नहीं है तो कभी भी वैलिड निगोशिएशन नहीं माना जाएगा, दोनों ही चीजों का होना जरूरी है। तो यहां पर ऑप्शन विल बी सी, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, है ना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एन इंडोर्समेंट विच रिस्ट्रिक्ट फर्दर निगोशिएशन इज कॉल्ड। तो बेटा ऐसा इंडोर्समेंट जो आगे निगोशिएट करने से रिस्ट्रिक्ट करता हो, तो ऐसे निगोशिएशन को क्या बोला जाए, सॉरी ऐसे इंडोर्समेंट को क्या बोला जाएगा, ब्लैंक इंडोर्समेंट बोला जाएगा, स्पेशल इंडोर्समेंट बोला जाएगा, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट बोला जाएगा या कंडीशनल इंडोर्समेंट बोला जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा इंडोर्समेंट जो फर्दर निगोशिएट करने से रिस्ट्रिक्ट करता है तो उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। तो ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एन इंडोर्समेंट विच डज नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ इंडोर्सी। तो बेटा ऐसा इंडोर्समेंट जिसमें इंडोर्सी का नाम ही ना लिखा हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल इंडोर्समेंट बोलेंगे, ब्लैंक इंडोर्समेंट बोलेंगे, रिस्ट्रिक्टिव या पार्शियल। तो बेटा उसको बोला जाएगा ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो फिर उसको बोला जाएगा ब्लैंक, है ना। तो ब्लैंक इंडोर्समेंट उसको बोला जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अ जनरल क्रॉसिंग कंसिस्ट ऑफ। तो बेटा जो जनरल क्रॉसिंग होती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्रॉसिंग कितने तरह की होती है। तो जो जनरल क्रॉसिंग होती है उसमें क्या होती है, टू पैरेलल लाइंस केवल होती हैं, या टू पैरेलल लाइंस विद वर्ड्स नॉट निगोशिएबल होता है, अकाउंट पे ही क्रॉसिंग होती है या बैंकर्स का नाम लिखा रहता है। तो बेटा जो जनरल क्रॉसिंग होगी, जनरल क्रॉसिंग में बस केवल और केवल दो पैरेलल लाइन होंगी, केवल दो पैरेलल लाइन होंगी। तो ऑप्शन विल बी ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द पर्पस ऑफ क्रॉसिंग अ चेक इज टू। तो बेटा क्रॉसिंग का पर्पस क्या होता है, चेक को अगर हम क्रॉस करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, इंक्रीज निगोशिएबिलिटी होता है, रिस्ट्रिक्ट पेमेंट होता है, कैंसिल द चेक होता है या स्टॉप पेमेंट होता है। तो बेटा चेक को हम इस वजह से क्रॉस करते हैं रिस्ट्रिक्टिव के लिए, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, क्योंकि अगर हमने चेक को क्रॉस नहीं किया तो वो एक बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, और जब बियरर बन जाएगा, जब बियरर चेक है
तो हम बैंक में जाएंगे और चेक को हम कैश करा सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको क्रॉस किया हुआ है, अगर हमने उसको क्रॉस किया हुआ है, तो फिर हम बैंक के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा, इसके बदले में आपको कैश पेमेंट नहीं मिलेगा। तो यहां पर पेमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगती है, इस वजह से इसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्टिव पेमेंट। ऑप्शन विल बी बी। डन है ना? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटमेंट का। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी। तो बेटा प्रेजेंटमेंट क्यों जरूरी होता है? डिस्चार्ज द ड्रॉर, ड्रॉर के डिस्चार्ज के लिए, फिक्स लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, मेक इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल और वैलिडेट द इंडोर्समेंट। तो बेटा प्रेजेंटमेंट का करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रेजेंटमेंट नहीं करते हो, जब तक आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट नहीं करते हो, तब तक कभी भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। लाइबिलिटी क्रिएट होती है आफ्टर प्रेजेंटमेंट, है ना? तो इस वजह से यहां पर ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए बी, फिक्स लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज। पार्टीज की लाइबिलिटीज को फिक्स करने के लिए प्रेजेंटमेंट जरूरी है। आगे देखते हैं। अ चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन इट्स। देखो चेक बेटा कब प्रेजेंट कर देना चाहिए? वैलिडिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, एक्सेप्टेंस पीरियड या ग्रेस पीरियड। तो बेटा चेक को हमेशा प्रेजेंट करना चाहिए वैलिडिटी पीरियड। चेक जब तक वैलिड है, चेक में लिखा रहता है ना 3 मंथ्स ओनली, 3 मंथ्स के बाद में वो चेक बेकार हो जाएगी, वो चेक पुरानी हो जाएगी, उस चेक का कोई मतलब नहीं बनता। तो चेक को हमेशा वैलिडिटी पीरियड के अंदर प्रेजेंट कर देना चाहिए। ऑप्शन विल बी ए, है ना? आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोग एक बार पढ़ो, सॉल्व करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, फटाफट से पढ़ो। डिसऑनर ऑफ चेक अकर्स व्हेन। तो अच्छा डिसऑनर का चेक, वो डिसऑनर का है क्वेश्चन। तो डिसऑनर ऑफ चेक अकर्स व्हेन चेक इज क्रॉस्ड, पेमेंट इज रिफ्यूज्ड, चेक इज इंडोर्स, चेक इज डिलीवर्ड। तो मेरे ख्याल से आप सब ने ऑप्शन नंबर बी पर टिक किया होगा, 100% किया होगा। जब पेमेंट रिफ्यूज हो जाती है, जब पेमेंट नहीं मिलती है, तो फिर उसको बोला जाता है डिसऑनर ऑफ, है ना? ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं। 32, नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन टू। तो बेटा जब चेक डिसऑनर होता है ना, तो नोटिस देना जरूरी होता है। जब तक आप नोटिस नहीं दोगे, तब तक आप आगे की जो प्रोसीडिंग है ना, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, आगे की प्रोसीडिंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो नोटिस देना जरूरी होता है। तो नोटिस दिया किसको जाएगा? बैंकर ओनली, ड्रॉर एंड इंडोर्सर्स, पेई ओनली या एक्सेप्टर ओनली। तो बेटा जो ड्रॉर है और जो इंडोर्सर्स है, उनको नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन होगा बी। जिसने चेक को ड्रॉ किया था उसी को तो बताएंगे कि भाई चेक डिसऑनर हो गया है, 15 दिनों के अंदर पेमेंट कर दो, है ना? और अगर इंडोर्सर्स हैं तो इंडोर्सर्स को ही बताना जरूरी है। तो यहां पर ऑप्शन विल बी बी, ड्रॉर एंड इंडोर्सर्स। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नोटिंग इज डन बाय। तो बेटा नोटिंग कौन करता है? नोटिंग कौन करता है? नोटिंग करता है नोटरी ऑफिसर। नोटिंग कौन करता है? नोटरी ऑफिसर। तो यानी कि नोटरी पब्लिक कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कोर्ट करती है, ना बैंक करता है, ना एडवोकेट करता है, केवल और केवल नोटरी पब्लिक। तो ऑप्शन विल बी सी, है ना? आगे देखते हैं। प्रोटेस्ट इज अ फॉर्मल सर्टिफिकेट। अब जब हमने नोटिंग करवाई, नोटिंग करवाने के बाद में प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट क्या होता है? एक सर्टिफिकेट इशू होता है। तो ये जो सर्टिफिकेट इशू होता है, ये कौन इशू करता है? जज करता है, रजिस्ट्रार करता है, नोटरी पब्लिक करता है या बैंकर करता है? तो बेटा ये काम भी नोटरी ऑफिसर का ही होता है, यानी कि नोटरी पब्लिक। दोनों का आंसर यही होगा। ठीक है, चाहे वो प्रोटेस्ट के बारे में पूछे, चाहे वो नोटिंग के बारे में पूछे, नोटरी ऑफिसर या नोटरी पब्लिक ही आंसर होगा। ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज बाय। तो बेटा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कब डिस्चार्ज होगा? इंडोर्समेंट में डिस्चार्ज हो जाएगा,
पेमेंट में होगा, निगोशिएशन में होगा, क्रॉसिंग होगा, भाई इंडोर्स किया है तो अभी डिस्चार्ज थोड़ी ना हो गया। डिस्चार्ज हमेशा बेटा होता है पेमेंट पे। जब पेमेंट हो जाएगी उसके बाद ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी डज नॉट डिस्चार्ज। अच्छा, अगर पार्टी डिस्चार्ज भी हो रही है, ठीक है, लेकिन उससे डिस्चार्ज नहीं होता है, क्या नहीं होता है? इंस्ट्रूमेंट, बैंकर, होल्डर और ड्रॉर। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि भाई किसी, जब तक इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होता, जब तक पेमेंट नहीं हो जाती, तब तक इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होता, तो पेमेंट होना जरूरी है। तो यहां पर अगर पार्टी डिस्चार्ज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंस्ट्रूमेंट भी डिस्चार्ज हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट तो हमेशा और हमेशा पेमेंट पर ही डिस्चार्ज होगा, तो ऑप्शन विल बी ए, इंस्ट्रूमेंट। आगे देखते हैं। अब मटेरियल ऑल्ट्रेशन, बेटा मटेरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट ऑल्ट्रेशन, यानी कि हमने इंस्ट्रूमेंट में कुछ बहुत जरूरी चेंजेस किए हैं। तो देखो, अब मटेरियल ऑल्ट्रेशन विदाउट कंसेंट, अगर आपने सामने वाली पार्टी से कंसेंट नहीं लिया, जिसने इंस्ट्रूमेंट को बनाया है उससे बगैर पूछे अगर आपने कोई भी जरूरी चेंजेस किए हैं, तो वहां पर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट वैलिड रहना चाहिए? नहीं बेटा, वॉइड हो जाएगा। जब आप मेरे से पूछे बिना, मैंने आपको 10,000 रुपए की चेक दी और आपने मेरे से पूछे बिना एक जीरो और बढ़ा लिया, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सामने वाली पार्टी से कंसेंट नहीं लिए और उसमें कोई भी मटेरियल ऑल्ट्रेशन किया है, तो इंस्ट्रूमेंट हमेशा वॉइड होगा बेटा, वॉइड हो जाएगा, है ना। वॉइडेबल में इसमें कंफ्यूज मत होना, वॉइड ही होगा, ठीक है। 38 देखते हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ डेट विदाउट कंसेंट इज, तो बेटा अगर आप डेट में चेंजेस कर रहे हो वो भी कंसेंट लिए बिना, तो ये माइनर ऑल्ट्रेशन है, वैलिड है, मटेरियल है या परमिसिबल है? तो बेटा मटेरियल है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब मैंने आपको 20 तारीख की चेक दी, ठीक है, आपने उसको किसी तरीके से मॉडिफाई कर दिया, तो वो तो गलत चीज है ना। मैं तो 20 तारीख को मुझे पैसा देना था, वो चेक अगर पहले लग गई तो डिसऑनर हो जाएगी, मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो डेट में चेंज होना वो मटेरियल ऑल्ट्रेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेजम्पशन अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर कंक्लूसिव, इरिब्यूटेबल, रिब्यूटेबल। ऑप्शन, हमेशा जो भी प्रेजम्पशंस होते हैं ना बेटा, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या मोस्टली एक्ट में रिब्यूटेबल होते हैं। यानी आप उनको, ऐसा नहीं है कि अगर कोर्ट कुछ प्रिज्यूम करके चल रही है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। कोर्ट हमेशा अपने प्रिजम्पशन पे ही भरोसा करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके पास में एविडेंस है, आप कोर्ट के प्रिजम्पशंस को झुठला सकते हो, तो कोर्ट आपको बिल्कुल कंसीडर करेगी। तो कोर्ट के जितने भी प्रिजम्पशंस होते हैं अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो हमेशा रिब्यूटेबल होंगे। ऑप्शन विल बी। आगे देखते हैं। It is presumed, question number 40, it is presumed that a negotiable instrument was made for gift, consideration, donation, charity। तो बेटा ये हमेशा प्रेजम्पशन लिया जाता है। अगर मान लीजिए चेक डिसऑनर होती है, तो कोर्ट ये मान करके चलेगा कि चेक में कंसीडरेशन थी, कंसीडरेशन के लिए ही चेक दिया गया था। कोर्ट हमेशा कंसीडरेशन मान करके चलती है। हाँ, रिब्यूटेबल होते हैं, अगर आपके पास में एविडेंस है तो आप कोर्ट में साबित कर लो। तो यहां पर इट इज प्रिज्यूम दैट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड फॉर गिफ्ट, कंसीडरेशन, डोनेशन, चैरिटी। ऑप्शन विल बी कंसीडरेशन, हमेशा मान करके। तभी तो सेक्शन 138 से सेक्शन 142 जो डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है, उसी में ये लिखा हुआ है कि वहां पर हमेशा प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि चेक हमेशा कंसीडरेशन के लिए दी गई है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द बैंकर हु मेक्स पेमेंट, द बैंकर हु मेक्स पेमेंट ऑफ चेक इज कॉल्ड कलेक्टिंग बैंकर, इशूइंग बैंकर, पेइंग बैंकर, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकर। तो बेटा जो पैसा दे रहा है, जो पैसा दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली पेइंग बैंकर।
ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट आता है आपका द बैंकर हु कलेक्ट चेक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो जब बैंकर कस्टमर के बिहाफ पर चेक को कलेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पेइंग बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर, ड्रॉई, ऑब्वियसली कलेक्टिंग बैंकर। ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं। इनलैंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल इन। तो बेटा जो इनलैंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो पेबल इन इंडिया ओनली होते हैं। ऑब्वियसली इनलैंड है यानी कि डोमेस्टिक है, ठीक है, तो वो पेबल इन इंडिया ओनली होंगे, तो ऑप्शन विल बी। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना। आगे देखते हैं। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बहुत आसान है, आप इनलैंड इंस्ट्रूमेंट याद रखो। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है? अदर देन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पता है तो आप फॉरेन इंस्ट्रूमेंट भी आपको पता चल जाए, क्योंकि साफ साफ डेफिनेशन ही यही कहती है कि जो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड ना हो वो फॉरेन होगा। तो अगर हमें इनलैंड को पहचानना आता है तो हम फॉरेन को भी आसानी से पहचान लेंगे। तो देखिए, फॉरेन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ओनली इन इंडिया, outside in India, only by RBI, only by foreign banks, so option will be B, outside in India। क्यों? क्योंकि बाहर का है ना बेटा, बाहर का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो इस वजह से आउटसाइड इन इंडिया होगा। आगे देखते हैं। तो अ चेक क्रॉस्ड अकाउंट पे ही, तो बेटा अगर चेक को हमने अकाउंट पे ही क्रॉस किया है तो इसके पीछे का पर्पस क्या है? बियरर चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है, रिस्ट्रिक्टिवली क्रॉसिंग बोला जाता है या ओपन चेक बोला जाता है। तो बेटा इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिवली क्रॉस्ड ना, उसको रिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बोलते हैं। तो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, केवल अकाउंट टू अकाउंट पैसा ट्रांसफर होगा। आगे देखते हैं। 46, 46 कहता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक को कहां पर रिकॉग्नाइज किया गया? कंपनीज एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया, आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक चेक जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया। इसमें अमेंडमेंट हुआ था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक चेक को इसमें उसमें डाला गया था, है ना। अ चेक मार्क्ड नॉट निगोशिएबल। तो बेटा अगर चेक में ये लिखा हुआ है नॉट निगोशिएबल तो इसका मतलब क्या है? इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड बट ट्रांसफरी गेट्स नो बेटर टाइटल। अच्छा, इट बिकम्स इनवैलिड, इट मस्ट बी इंडोर्स। तो बेटा ये ट्रांसफर तो नहीं हो सकती, ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। इट कैन बी ट्रांसफर बट ट्रांसफरी गेट्स नो बेटर टाइटल। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, जहां पर आप ऐसा नहीं है कि आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन अगर ट्रांसफर कर दिया ना गलती से तो वहां पर उसके पास में टाइटल नहीं होगा, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ट्रांसफरी गेट्स नो बेटर टाइटल, तो ऑप्शन विल बी बी। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। The liability of drawer of check arises when check is। तो बेटा जो ड्रॉर है उसकी लाइबिलिटी कब अराइज हो जाएगी? when check is issued, presented, dishonored, endorsed। तो बेटा जब चेक डिसऑनर हो गई, अगर चेक डिसऑनर हो गई तो उसकी लाइबिलिटी तुरंत स्टार्ट हो जाती है ना, उसकी लाइबिलिटी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो आंसर विल बी सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। A negotiable instrument payable to bearer on demand, a negotiable instrument payable to bearer on demand is promissory note, bill of exchange, चेक या डिमांड ड्राफ्ट। तो बेटा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड, ठीक है, तो ऑप्शन विल बी सी, चेक। आगे देखते हैं। देखिए ग्रेस
ग्रेस डेज आर अलाउड इन केस ऑफ, तो ग्रेस डेज बेटा कब अलाउड होते हैं? चेक्स के केस में, प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड के केस में, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर डेट, है ना, या बियरर इंस्ट्रूमेंट के केस में। तो बेटा यहाँ पर ग्रेस पीरियड अलाउड होंगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आफ्टर साइट है, यानी कि आफ्टर डेट पेबल है, एक सर्टेन डेट के बाद में पेबल है, तो वहां पर ग्रेस डेज आर अलाउड। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफर्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट मेनली, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे एक ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट से डिफर करता है? बिकॉज इट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन, इज ट्रांसफरेबल, इज ऑलवेज स्टैम्प्ड, इज रिटन ऑनली। तो यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो मेन क्वालिटी होती है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल, तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। बी इज द करेक्ट आंसर, इज ट्रांसफरेबल, है ना, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल होता है इस वजह से। आगे देखते हैं 52, negotiability of an instrument implies transfer with liabilities only, with titles only, with title free from defect in case of holder in due course। HDC का मतलब क्या है? holder in due course without endorsement। तो बेटा जो negotiability है, negotiability of instrument है, तो बेटा implies transfer with title free from defect in case of holder in due course will be the correct answer, है ना। उसमें डिफेक्ट फ्री टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलता है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स में कंसीडरेशन होती है, गुड फेथ होता है, गुड फेथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड फेथ होता है, तो इस वजह से हमेशा डिफेक्ट फ्री टाइटल, डिफेक्ट फ्री टाइटल मिलता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, a promissory note payable to bearer on demand, valid, invalid, valid only if endorsed, या वैलिड ओनली इफ रजिस्टर्ड। तो बताइए फटाफट से इसका क्या आंसर होना चाहिए? प्रोमिसरी नोट क्या बेयरर ऑन डिमांड हो सकता है? इसलिए बेटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आरबीआई के अलावा कोई भी इशू नहीं कर सकता, आरबीआई के अलावा कोई भी इशू नहीं कर सकता, तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन इनवैलिड, ऑप्शन विल बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या बोल रहा है देखो, अ प्रॉमिस टू पे आउट ऑफ अ पर्टिकुलर फंड मेक्स द पेमेंट, अ प्रॉमिस टू पे आउट ऑफ अ पर्टिकुलर फंड मेक्स द इंस्ट्रूमेंट, तो इसको क्या बनाता है? वैलिड प्रॉमिसरी नोट बनाता है, वैलिड प्रॉमिसरी नोट बनाता है, या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, नॉट अ प्रॉमिसरी नोट बनाता है, या चेक बनाता है। तो बेटा यहां पर एक पर्टिकुलर फंड से, सॉरी, यहां पर एक पर्टिकुलर फंड से पैसे देने की बात करी जा रही, तो इस तरीके की चीजें प्रॉमिसरी नोट में नहीं होती हैं, इस तरीके की चीजें प्रॉमिसरी नोट में नहीं होती हैं, तो बेटा ये कभी भी प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा, तो ऑप्शन विल बी सी। प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट आपकी बुक में दिया हुआ है, एक बार फॉर्मेट देख करके जाना, फॉर्मेट में पता चल जाएगा, फॉर्मेट में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें एसेंशियल हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बेटा कभी भी आउट ऑफ अ पर्टिकुलर फंड इस तरीके की चीजें नहीं लिखी होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो बेटा यहां पर बोल रहा है अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग ओनली आफ्टर, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है? ड्रॉइंग, इंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉई, डिलीवरी टू पे। तो बेटा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कंप्लीट कब होगा, बाइंडिंग कब होगा? जब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्टेंस से पहले तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती ही नहीं है ना, तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक कभी भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, कभी भी बाइंडिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ बिल मस्ट बी मेड बिफोर डिसऑनर, पेमेंट, मैच्योरिटी,
और इंडोर्समेंट। तो बेटा एक्सेप्टेंस जो है वो हमेशा मैच्योरिटी से पहले हो जानी चाहिए, जो भी मैच्योरिटी डेट है उसके पहले एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। तो ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अ चेक डिफर्स फ्रॉम अ बिल ऑफ एक्सचेंज मेनली बिकॉज अ चेक। तो अब चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में यहां पर डिफरेंस बताया गया, तो देखते हैं एक बार। रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस is always payable on demand, is drawn on any person, is payable after maturity। तो बेटा चेक बिल ऑफ एक्सचेंज से कैसे अलग होती है, चेक बिल ऑफ एक्सचेंज से कैसे अलग होती है, क्यों? क्योंकि बेटा ये पेबल ऑन डिमांड होती है, जो चेक होती है वो हमेशा पेबल ऑन डिमांड होती है, इस वजह से चेक अलग होती है। तो ऑप्शन विल बी बी, है ना, ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं। अ चेक रिमेन्स वैलिड फॉर पेमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चेक कब तक वैलिड होती है, फॉर 3 मंथ्स। ऑप्शन विल बी। आगे देखते हैं। 59, द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर ऑफ अ बिल इज। तो जो ड्रॉर ऑफ बिल है उसकी जो लाइबिलिटी होती है बेटा वो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, एब्सोल्यूट होती है, कंडीशन अपॉन इंडोर्समेंट होता है। तो बेटा जो ड्रॉर की लाइबिलिटी होती है वो हमेशा सेकेंडरी होगी। क्यों? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो एक्सेप्टर है, जिसने एक्सेप्टेंस किया है ना। तो यहां पर जो ड्रॉर है उसकी लाइबिलिटी हमेशा सेकेंडरी होगी। ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं। Acceptor of a bill of exchange is primary liable because he draws the bill, accept liability to pay, endorses the bill या receive consideration। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया इसके पहले कि जो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो प्राइमरी लाइबल होगा। पहली लाइबिलिटी हमेशा उसी की बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि उसने एक्सेप्ट करी है, उसने अपनी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट किया, उसने लाइबिलिटी टू पे को एक्सेप्ट किया है, इस वजह से प्राइमरी लाइबिलिटी हमेशा एक्सेप्टर की बनती है ना। ऑप्शन विल बी बी। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस किए इसके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, और कोशिश करी है कि जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी प्रोविजन हैं, सारे के सारे प्रोविजन को आपका कवर अप किया जाए ताकि एक बार फटाफट से रिकॉल भी हो जाएगी। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपने साथ में बैठ करके सॉल्व किए होंगे। तो अब हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यहीं कंप्लीट करेंगे। 60 क्वेश्चंस इसके हो गए। अब कल की क्लास में, कल की क्लास लास्ट क्लास होगी हम लोगों की, कल हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।